इंडिया प्योर क्रूड प्लेस भी रिबाउंड देखा। लेकिन मेरा ये व्यू है कि ये जो इंटरडे रिबाउंड्स खेल रहे हैं इस समय लोग, ओवरनाइट पोजीशन लेके कोई भी नहीं जाएगा। तो ये जो रिबाउंड आपने देखा है मार्केट में भी एक फीबल रिबाउंड आया, 600 पॉइंट 700 पॉइंट की सेंसेक्स में जो रिकवरी आई है वो सिर्फ इंटरडे ओवरसोल्ड टेरिटरी से नॉर्मलाइज वाला ट्रेड लोग खेल रहे हैं। बीटीएसटी अभी करेंगे नहीं, ब्रेव शॉर्ट्स हो रहे हैं, बट ये मत भूलिए कि शॉर्टिंग इस समय क्राउडेड ट्रेड होती जा रही है। अगर आप पीसीआर की देखें, लेवल्स देखें, ऑफ कोर्स डिम्पी ज़्यादा लाइट थ्रो कर सकते हैं इस पर, इससे बाजार ज़बरदस्त ओवरसोल्ड हो गया है। इस समय तो जो वीक बेयर है वो शॉर्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बेयर्स ऊपर से शॉर्ट कर रहे थे, राइट। तो इस समय आपको, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स अपने भाव से जमा करिए, अपने हिसाब से, पूरा पैसा एक साथ मत डाल दीजिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो इंट्राडे पुलबैक्स और स्ट्रेच बैक्स को आप शॉर्ट करिए, उससे ज़्यादा कुछ करिए मत। ये बाजार हल्के रहने वाला है, टाइट स्टॉप लॉसेस वाला है, पूरी ज़बरदस्त तरीके से बेयर ग्रिप में है बाजार। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अच्छे इन्वेस्टर, वैल्यू इन्वेस्टर्स अक्रॉस द कंट्री इस समय अपने स्टॉक्स को बहुत ज़्यादा क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, अच्छे लेवल्स पे कोशिश कर रहे हैं ऐड करने की। और ऐसे ही एक गेस्ट आज हमारे पास आए हैं हमारे शो पे, जो खुद एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं। उनको बाजार के उतार चढ़ाव का कम इम्पैक्ट होता तो होगा, लेकिन कम इम्पैक्ट होता है क्योंकि वो डीप स्टॉक स्पेसिफिक रिसर्च करते हैं और अपने स्टॉक्स लेते हैं और अपने क्लाइंट्स को भी दिलवाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ध्रुवेश की, जो प्रॉस्पेरिटी चलाते हैं। ध्रुवेश, गुड आफ्टरनून, और 18 ऑफ स्वदेश पे बात करने के लिए धन्यवाद। मुझे पता है कि अभी आप लोगों ने एज इन वैल्यू इन्वेस्टर्स की एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी चेन्नई में, और वैल्यू इन्वेस्टर्स यूजुअली चेज नहीं करते कुछ स्टॉक, वो रिसर्च करते रहते हैं और वो अपने भाव से लेते हैं। तो वैल्यू इन्वेस्टर्स का इस बाजार के सॉलिड करेक्शन का क्या इम्पैक्ट हो रहा है वैल्यू इन्वेस्टिंग कम्युनिटी पे, फिलॉसफी पे, क्योंकि आप खुद भी हैं उसमें से एक? थैंक यू पहले तो अजय एंड ईटी नाउ स्वदेश टीम को कि मुझे मौका मिला यहाँ पे। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जनरली वरीज जो आज चल रहे हैं सारे, वो है ग्लोबल, एंड एक्साइटमेंट जो है वो है डोमेस्टिक। अगर हम लास्ट थोड़े सालों की बात करें या थोड़े महीनों की बात करें, कंटिन्यूअसली नेगेटिव स्ट्रीम ऑफ मैक्रो न्यूज हमें लास्ट 5-6 साल में मिले, और एक के बाद एक कॉम्प्लिकेटेड चीजें हुई है। जैसे स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो डिमोनेटाइजेशन से शुरू हुआ था, उसके बाद कंटिन्यूअसली इंटरेस्ट रेट्स के वरीज आते रहे, उसके बाद कंटिन्यूअसली आइलैंड एफएस का जो क्राइसिस हुआ इंडिया के अंदर, उसके ऊपर अगर हम चढ़ते हैं तो देखे हमने कि एक कोविड का बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इवेंट हो चुका, जिससे शायद 100 सालों में तो नहीं देखा गया था। इसीलिए लाइफ बिकेम वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर एनी इन्वेस्टर। एंड नाउ हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट सब चीजें सुधर रही थी, तो जाके ये वॉर लाइक सिचुएशन आके खड़ी हो गई है। इन्वेस्टर्स के लिए ये इन बिटवीन चाइना के डेट क्राइसिस के बारे में भी हुआ। रोज अगर हम देखें तो लास्ट 5 सालों में रोज ऐसी चीजें निकलती है जिसके बारे में हमें नया ढूंढना पड़ता है या नई चीजों के बारे में समझना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम अच्छे ग्लोबल इन्वेस्टर्स को फॉलो करें, जिन्होंने 30, 40, 50 साल तक अच्छे पैसे कमाए हो, तो वो लोग बार बार एक ही चीज बोलते हैं कि ये सब चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो जाना है, ब्रॉड एसेट एलोकेशन के बारे में हमें ध्यान रखना है। एंड एक बार अगर एसेट एलोकेशन हमारा सही हो गया तो हर बंदा हर साल कुछ ना कुछ कमा रहा है, और उसमें से वो अपना एसेट को अप्रोप्रिएटली टुवर्ड्स इक्विटी, टुवर्ड्स फिक्स्ड इनकम डालते जाए। ये ब्रॉड मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। कहूंगा डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सो देयर आर टू मेनी रिफॉर्म्स जो इंडिया में हुए हैं फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। वो शायद हमें इंडिविजुअल लेवल पे गवर्नमेंट की पॉलिसियां पसंद हो ना हो, लेकिन 5-7 सालों में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है जहां पे अपनी इकोनॉमी ने एक अच्छा ग्रिप और फाउंडेशन क्रिएट किया है। आज बैंकिंग के सारे एनपीएस निकल गए हैं, आज रियल एस्टेट सेक्टर की अपटिक शुरू हुई, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयर इंडिया जो हमने कभी सोचा नहीं था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर हम देखें कि मल्टीपल पीएलआई स्कीम्स हो, या मैं सोच रहा हूं तो टैक्सेशन इजीनेस जो क्रिएट किया है, मल्टीपल लेवल्स पे देयर इज वर्क व्हिच इज हैपनिंग, और ये मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा फाउंडेशन क्रिएट होगा इंडिया के लिए। एंड एज अ
वैल्यू इन्वेस्टर और एज एन इन्वेस्टर हमारा काम कंपनी को ज्यादा ढूंढना है। खाली इतना ध्यान रखना है कि क्या इंडिया का ओवरऑल ग्रोथ पाथ करेक्ट लेवल पे है, एंड नेचुरली कहीं ना कहीं हमें ड्रॉडाउन्स लेने पड़ेंगे। मैं कितना भी चाहूं या ना चाहूं 20-25-30% का करेक्शन हमारे पोर्टफोलियो में, या फॉल या बेयर या जो भी आप कहें, वो लास्ट मेरे 12-15 सालों में ऑलरेडी 4-5 बार आ चुका है, एंड उसे सहन करना ही पड़ेगा। ओनली देन वी विल बी एबल टू मेक अ बेटर आउटकम। सो ये मैं कहूंगा ऑन अ ब्रॉड लेवल मैक्रो वर्सेस डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यूज, और उसको इंकलकेट कैसे किया जाता है हमारे ओवरऑल इन्वेस्टिंग जर्नी में। ध्रुवेश, आजकल आप क्या स्टडी कर रहे हैं, क्या रिसर्च कर रहे हैं, कौन से एरियाज में आप हंट कर रहे हैं वैल्यू मल्टी बैगर्स, पोटेंशियल मल्टी बैगर्स? सबसे पहले हमारा जो ब्रॉडर फ्रेमवर्क है कि हर निवेशक को थोड़ा पैसा लार्ज कैप्स एंड थोड़ा पैसा स्मॉल एंड मिड कैप्स में रखना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूं कि लार्ज कैप्स में मैं इंडिविजुअली कोई कंपनी ढूंढूं, उससे अच्छा देयर आर ऑलरेडी 40 to 50 म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो ऑलरेडी ये काम हमारे लिए कर रहे हैं एट अ वेरी लो कॉस्ट। और हमारी जो ग्रिप है वो है स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज में। हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं हम उनको ये बताते हैं कि आप लार्ज कैप इन्वेस्टिंग वाया म्यूचुअल फंड्स करें, एंड स्मॉल एंड मिड कैप में अगर आप चाहते हो तो आप डायरेक्ट इक्विटी पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो, जिसमें हम 20 से 25 कंपनी के करीब एक पोर्टफोलियो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये पूरा बॉटम अप अप्रोच होता है, एंड टिपिकली आज के तारीख में मैं कहूंगा कि जैसे टूरिज्म एक सेक्टर है, डोमेस्टिक टूरिज्म है, या आईटी कंपनीज है, पर्टिकुलरली आईटी प्रोडक्ट कंपनीज जिसे आज न्यू फैशन में समवेयर वो सैस मॉडल में कन्वर्ट हो रहे हैं, निश मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो पर्टिकुलर छोटे छोटे सेक्टर्स के अंदर अपना अच्छा मार्केट शेयर लेकर बैठे हैं और उनके पास अच्छे मार्जिन्स हैं, अच्छे कस्टमर्स हैं। एंड उनके सिवा अगर मैं कहूंगा तो मुझे रियल एस्टेट थीम बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है इंडिया के अंदर, और उसका रिलेटिवली बुरा टाइम खत्म होने पे है और अच्छा टाइम आने पे है। इसके सिवा शायद मैं कहूंगा कि जो कंपनीज फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स के बारे में अगर थीम में बैठती हो आपके, अगर सही वैल्यूएशन में, देयर आर सो मेनी लेंडिंग कंपनीज टुडे। अगर हम मेन स्ट्रीम टॉप लाइन कंपनीज को छोड़ दें तो बहुत सारी लेंडिंग कंपनीज हैं जो आपको बुक वैल्यू के भी बिलो मिल रही है, जिसमें आर्किटेक्चर बहुत सुंदर है, और वहां पे कोशिश करी जा सकती है कि हम अच्छा मुनाफा ये लेवल से कमा सके। सो ये मैं एक आपको ब्रॉड थीम्स कर रहा हूं, बट अल्टीमेटली जो काम है वो थोड़ा बॉटम अप होता है। मैं इंडिविजुअल कंपनीज के बारे में नहीं बता सकता ड्यू टू कंप्लायंस एस्पेक्ट्स, बट दीज आर सम थॉट्स जो मैं आपके सामने रखूंगा। ध्रुवेश, मार्केट के अंदर इस तरह से गिरावट हुई है कि जो क्रूड रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा टूटे हैं। अच्छा, क्रूड से तो मैं बाद में आऊँगा आपके पास। एक पॉइंट और भी है, सब लोग ये बोल रहे थे कि रियल एस्टेट के लिए एक अच्छा सर्कल शुरू हो गया। अब रियल एस्टेट में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो स्टील और दूसरा सीमेंट, दोनों महंगे हो गए, दोनों की कॉस्ट बढ़ गई है। आप ये बताएंगे कि आपकी लिस्ट में अभी ये रियल एस्टेट सेक्टर अभी भी आप बुलिश हैं उस पर, या फिर ये सारे पैरामीटर्स चेंज हो गए? आज से जो 6 महीने पहले बोले जाते थे अब वो 6 महीने बाद सबसे बड़े कल्प्रिट हो गए हैं। नहीं, इसको मैं दो पार्ट में कहूंगा। द लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑन द रियल एस्टेट इज वेरी अट्रैक्टिव, और इसमें हमें कौन से प्राइस पे कौन सी कंपनियां मिल रही है उस पर काफी सारी चीजें डिपेंड कर रही है। बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड में एक सिंपल चीज कहूंगा कि अगर मैं बंबई ले लूं तो एमएमआर रीजन जिसे कहते हैं, वहां पे हम टोटल मुश्किल से 50-60-70 हजार अपार्टमेंट्स नए बेच पाते हैं सालाना, जो बहुत ही कम है। ये शायद 1 या 1.5 लाख भी हो सकता है किसी और पीरियड में, और ऑलरेडी 2011 में करीबन 80-90 हजार अपार्टमेंट्स बिकते थे मुंबई रीजन के अंदर। सो हम ऑलरेडी एक बहुत बड़े डाउन साइकिल में है, और वहां से यहाँ से हम ऐसा देखेंगे कि अगले 5 सालों में वी विल बी मटीरियली अप देन डाउन फ्रॉम हियर। सो और यही सिचुएशन टॉप 8 सिटीज ऑफ इंडिया के हैं, यानी वो बैंगलोर कह दो, चेन्नई कह दो, अहमदाबाद बोल दो, या एनसीआर रीजन कह दो, या कोलकाता बोल दो, या पुणे बोल दो। ये सभी चीजों के अंदर इसी तरीके का डाउन ट्रेंड से हम कहीं ना कहीं बॉटम रेंज में है, जहां से शायद हम इधर से अच्छा खासा उछाल देखेंगे। सो ये हो गया ओवर अ लॉन्ग टर्म।
नाउ कमिंग टू दी शॉर्ट टर्म पार्ट के कॉस्ट, तो स्टील एंड सीमेंट डेफिनेटली आर द बिगेस्ट इनपुट। लेकिन अगर आप इसे भी मैं दो पार्ट्स में कहूंगा, अगर आप मुंबई रीजन में देखेंगे जहां पे कोई भी अपार्टमेंट की वैल्यू पर स्क्वायर फीट बेसिस पे 25,000 से नीचे कुछ नहीं है और ऑन एन एवरेज इट राइजेस टू 40-50,000, तो मुंबई जैसे मार्केट में कॉस्ट इंक्रीज का इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता है, क्योंकि कॉस्ट कहीं ना कहीं 2,000 रुपया पर स्क्वायर फीट है प्योर कंस्ट्रक्शन की, और उसमें से भी अगर हम स्टील और सीमेंट को गिन लेते हैं तो वो 500 या 700 या 800 रुपए की है। अगर वो मान लो 20% से भी बढ़ जाते हैं तो 200 रुपए का इम्पैक्ट है, और वो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। तो एक ये हो गया। अगर हम नॉन मुंबई मार्केट की भी बात करें, जहां पे 7, 8, 9 हजार के करीब में लिस्टेड प्लेयर्स बेचते हैं, तो उनके भी मुकाबले जहां पे 1500, 2000 की प्योर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, तो वहां पे भी वो इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं है रियल एस्टेट के लिए कि वो अब्सॉर्ब ना कर पाए। द बिगर प्रॉब्लम विल हैपन के जो आज 6.5% में लोन मिल रहा है होम लोन, अगर वो होम लोन 7.5% में हो जाता है तो वो ज्यादा असर करता है रादर देन द कॉस्ट इंक्रीजेस, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पता भी नहीं चलता है और वो 200 रुपया भाव बढ़ जाएगा, कॉस्ट में कोई कमी आ जाएगी, कुछ ना कुछ बिल्डर्स भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। सो ये दो तरफ से मैं कहूंगा ऐसे। ऑलराइट दुर्वेश, गुड आफ्टरनून, प्रियंका हियर। ऐसे में कोई और इंटरेस्टिंग थीम्स जो आप स्टडी कर रहे हो, जो लगता हो जो फ्यूचरिस्टिक थीम को लेकर, क्योंकि बाजार अब नए सोल्यूशंस ढूंढना चाहेगा, जिस तरह से क्रूड के प्राइसेस है, ऑफ कोर्स क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इसी ट्रिगर पर हमने देखा कि कई सारे स्पेस से, शुगर स्पेस से काउंटर्स वहाँ मोमेंटम है। लेकिन कोई और ऐसा बिजनेस मॉडल या फिर कोई इंपॉर्टेंट थीम आप स्टडी कर रहे हो जो इंटरेस्टिंग आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें? हम डेफिनेटली ये सोलार थीम को देख रहे हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज कि उसमें हर जगह से देयर इज अ वरी ऑफ मार्जिन, क्योंकि अगर आप पूरा वैल्यू चेन स्टडी करेंगे सोलार के अंदर तो अल्टीमेटली जो बिजली खरीदते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट एजेंसीज होते हैं, और वो लोग एक बिडिंग करवाते हैं जिसके अंदर पर मेगावाट प्राइसिंग काफी नीचे आता रहा है। एंड एक तरफ से आपका प्राइसिंग रिस्ट्रिक्टेड है, दूसरी तरफ से आपका कॉस्ट बढ़ गया है बिकॉज ऑफ सैंक्शंस, इंपोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स। सो यहाँ पे ग्रोथ बहुत जबरदस्त आएगी, क्योंकि डिमांड स्पेशली क्रूड ऊपर होने के कारण बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड वाइड यही सोचेगी कि हमें एनर्जी डिपेंडेंस हमारा कम करना है। इसीलिए इट इज डेफिनेट कि सोलार रिलेटेड एरियाज में बहुत बड़ा ग्रोथ आएगा जरूर, लेकिन उसके अंदर कौन से पार्ट ऑफ वैल्यू चेन में पैसा बनेगा वो बहुत मुश्किल है अभी के लिए कहना। सो ऑफ कोर्स रिलायंस की जो एंट्री है, स्टर्लिंग विल्सन सोलार करके एक कंपनी है जिसे हम फॉलो करते रहते हैं टू अंडरस्टैंड कि वैल्यू चेन में वो कहाँ है, किस तरीके से फायदा करेंगे, लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग बट वेरी डिफिकल्ट टू कॉल के यहाँ पे कौन कितना पैसा कमाएगा और किस तरीके से कमाएगा और हाउ दिस विल शेप अप, क्योंकि बहुत सारे नए प्लेयर्स आ रहे हैं, बहुत सारे नए बड़े लोगों ने अपना एम्बिशन जताया है ये सेक्टर के अंदर, और अल्टीमेटली यहाँ पे 4 या 5 ही चीजें आप कर सकते हो। एक है कि आप जो वेफर्स बोलते हैं जिसे वो बनाएं, दूसरा है आप ईपीसी करें, तीसरा है आप एक पावर प्रोड्यूसर एसेट ओनर्स बन जाए। कहीं ना कहीं ये 3 या 4 ही चीजें हैं जो आप वैल्यू चेन में हो सकते हो, और हर जगह पे आरओई की कैपिंग है। एंड कहीं ना कहीं अगर ईपीसी प्लेयर्स की बात करूं तो वहां पे मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि वो लोग अपना कॉस्ट क्राइसिस कैसे मैनेज करेंगे अभी। सो एक है कि ये सोलार थीम है, बट मोर देन ये नए थीम्स के बारे में, क्योंकि ये तो इवॉल्व होंगे एंड एज एन इन्वेस्टर वी विल कीप फाइंडिंग न्यू आइडियाज, बट देयर आर सो मेनी एग्जिस्टिंग कंपनीज जो मिड एंड स्मॉल कैप में भी, स्पेशली क्योंकि मैं मिड एंड स्मॉल ज्यादा ट्रैक करता हूं, और इवन लार्ज कैप में भी अगर एशियन पेंट ही 35-40% गिर गया है या 25-30% गिर गया है, या वर्लपूल जैसे कंपनीज या मेनी लार्ज कैप कंपनीज हैव फॉलन सब्सटेंशियली, इवन दो उसके ऑप्टिकली वैल्यूएशंस अभी भी महंगे लग रहे हैं, बट वहां पे भी जो लोग फिशिंग कर रहे हैं उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ अभी के टाइम पे मिलता होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसे टाइम पे मार्केट में लोगों के पास पैसे ही कम होते हैं, क्योंकि हमारे जैसे लोग ऑलरेडी पूरा इन्वेस्टेड होते हैं, अच्छे टाइम में भी इन्वेस्टेड होते हैं, बुरे टाइम में भी इन्वेस्टेड होते हैं। सो ये प्रॉब्लम मैं तो देखता हूं हमारे इन्वेस्टर्स में भी, मैं देखता हूं कि जब भी मार्केट गिरती है तभी वो लोग काफी स्कैर्ड हो जाते हैं,
और जब भी मार्केट बढ़ती है तभी वो लोगों को काफी कंफर्टेबल फील होता है और इसीलिए नए पैसे डालने आ जाते हैं। सो अगर हम ही हमारे दुश्मन हैं एक तरीके से, मैं कहूँ कि अगर मार्केट गिरती है तो हमें थोड़ा डालना चाहिए। हमारी इनकम तो इंटैक्ट है। मोस्ट ऑफ द पीपल का गुजारा स्टॉक मार्केट से नहीं होता है, उनकी इनकम कहीं और है और वो यहाँ पे अपना कैपिटल इन्वेस्ट करने आते हैं। वो टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये मार्केट काफी कंड्यूसिव है, हर सालाना जो अपना इन्वेस्ट करते हैं। ध्रुवेश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि सेलेक्टिवली मिड स्मॉल कैप में अच्छे से रोबस्ट बिजनेस मॉडल वाले स्टॉक्स को अब देखने का थोड़ा थोड़ा समय आ गया है, बात करते हुए अपनी इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क की।